हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी पीएलसी का रिज्यूम हम कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान से आप इसको पढ़ना वीडियो को, और इसमें जो भी पॉइंट दिया जाएगा वो मेरा एक अनुभव है 34 साल का, वो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। 34 ईयर एक्स। पहला है सीएनसी रिज्यूम। इसको हम रिज्यूम भी कहते हैं, सीवी भी कहते हैं और बायोडाटा भी कहते हैं। इसका दूसरा पीएलसी का है, तो पहले मैं सीएनसी का लेता हूँ फिर पीएलसी रिज्यूम इधर है, देखो। तो सीएनसी वाले भी स्टूडेंट इसको स्टडी करेंगे और पीएलसी वाले स्टूडेंट भी स्टडी करेंगे। दोनों के लिए कंबाइंड है, देखो, सीएनसी के लिए भी और पीएलसी। सीएनसी के लिए ऑब्जेक्टिव है टू, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले रिज्यूम बनाएंगे तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, रिज्यूम किसके लिए बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझ लो, आओ। सीएनसी वाले का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस ओके पीस विद इन टॉलरेंस। सीएनसी वाले स्टूडेंट ने ओके पीस बनाना है, टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है। क्योंकि रिज्यूम का अपना एक उद्देश्य होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, जो रिज्यूम में पॉइंट डालने हैं वो कौन से पॉइंट होने चाहिए। पीएलसी का ऑब्जेक्टिव है पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड वायरिंग और मशीन फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। पीएलसी की प्रोग्रामिंग, वायरिंग और मशीन में कोई फॉल्ट आता है उसे हम कैसे रेक्टिफाई करें, जिसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल माने प्रॉब्लम, शूट आउट माने दूर करना, तो ट्रबल शूटिंग पूरा उसका नाम है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पैरेलल दोनों को लूँगा, जिससे सीएनसी पीएलसी दोनों के स्टूडेंटों को ये ना रहे कि पहले पीएलसी के पहले सीएनसी, एक एक पॉइंट दोनों के कवर। तो मैं पहला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, टॉलरेंस के अंदर पीस बनना चाहिए, बोलो। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए 2D एंड 3D ड्राइंग। 2D एंड 3D, 2D और 3D की ड्राइंग की नॉलेज आपको पक्का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है टॉलरेंस। टॉलरेंस में यूनिलेटरल और एंड बाई लेटरल। यूनिलेटरल और बाईलेटरल दोनों तरह की टॉलरेंस का आपको पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, बाईलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, और इसको हम किस कंडीशन में यूनिलेटरल यूज करते हैं, किस कंडीशन में बाईलेटरल टॉलरेंस, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी शाफ्ट पे, अगर मान लो कोई शाफ्ट है और शाफ्ट का डायामीटर 40.0 है और इस पर दिया हुआ है -0.1, -0.03 और -0.05। अब ये किस तरह की फिटिंग होगी, ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है, फिटिंग कौन सी होगी ये आपको पता होना चाहिए। शाफ्ट में अगर ये टॉलरेंस है तो समझ लो क्लियरेंस फिट है। ये भी पता होना चाहिए कि हमारी फिटिंग किस तरीके से वर्कपीस जो बना रहे हैं वो कौन सी फिटिंग के लिए तैयार हो रहा है, वो टॉलरेंस ही हमको बताती है। तो टॉलरेंस का पूर्ण ज्ञान हमको होना जरूरी है, थ्रू आउट नॉलेज, कहाँ पे ये टॉलरेंस यूज होगी, कहाँ पे ये होगी। तो रिज्यूम में टॉलरेंस डालना बहुत ज़रूरी है। 2D 3D ड्राइंग में आप ना भी डालें, ड्राइंग में डालोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, बड़ी ड्राइंग आपके सामने आ जाए तो आप डर जाएं देख के। तो इसमें टॉलरेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है कि 2D 3D का बेसिक हमको पता है, आप ये कह के अपने आप को बचा सकते हो, कह देना कि 2D 3D ड्राइंग को हम पढ़ सकते हैं, जितना मतलब बेसिक ड्राइंग्स को, बहुत बड़ी ड्राइंग को नहीं रीड कर सकते बट बेसिक ड्राइंग्स को। तो आप ये पॉइंट आपके पास ऑप्शनल है। इधर आ जाओ, इधर हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमारे को पीएलसी की डिजिटल प्रोग्रामिंग पूरी आनी चाहिए। डिजिटल प्रोग्रामिंग में जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं
वो सब हमारे कवर अप होने चाहिए। आपको ये देना है डिजिटल प्रोग्रामिंग। अब डिजिटल प्रोग्रामिंग में वो पूछेंगे क्या क्या है, तो NO/NC मैं लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा। जैसे NO/NC, कॉइल, सेट, रीसेट, राइजिंग एज, राइजिंग पल्स, फॉलिंग पल्स, मूव, कंपेयर, टाइमर, काउंटर, इस तरीके से जितना भी डिजिटल प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो आपको दिया गया है वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, और भी है इसमें, मैंने आपको ये बोला है कि डिजिटल प्रोग्रामिंग की नॉलेज आप लिख देंगे तो आपका काम चलेगा। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है वो PLC इनपुट आउटपुट वायरिंग, इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी सब एडिशनल में ऐड करूंगा, बट मेन ये है कम से कम आपको PLC में डिजिटल प्रोग्रामिंग आपको लिखना ही लिखना है। और वो आपको, अब आपने लिख दिया तो फिर आपको पढ़ना भी नहीं आएगा तो आप फंसोगे, क्योंकि रिज्यूम के पॉइंट बन गए। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ये पॉइंट पढ़ने ही पढ़ने, इनपुट आउटपुट वायरिंग पढ़नी ही पढ़नी है। समझ में आया? तीसरा इसका पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ PLC, सिलेक्शन ऑफ PLC। PLC का सिलेक्शन हम किस आधार पे करते हैं वो आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि PLC का सिलेक्शन कैसे करेंगे तो आप बता सको कि भाई मेरे को इतना आता है। और ध्यान रहे कोई भी चीज़ की लिमिट नहीं होती है, पूछने वाला आगे जाने की कोशिश करेगा तो आप कह देंगे सर देखो जितना मुझे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा वर्ड बोलना है। ये नहीं कहना नहीं आता, नहीं वर्ड यूज नहीं करना। बोलो नहीं का इंडस्ट्री में कोई भी ऑप्शन नहीं है। नहीं वर्ड जो होता है, नहीं नहीं कभी भी यूज नहीं करना है। बोलो मैंने क्या कहा? नहीं वर्ड का यूज तो करना ही नहीं है, गलती से भी मत करना, भूल के भी मत करना। आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर कोई पूछता है तो आप उसको अपनी तरफ कन्वर्ट करके और उससे हटके कोई बोल दो, सर ये मुझे ये तो आता है। साथ में नहीं बोलोगे, नहीं से पहले कुछ ऐड करके बोलो तो वो नहीं छुप जाएगा, नहीं को वो कवर कर लेगा, नहीं को क्या करेगा वो कवर कर लेगा। मान लो आपसे पूछा कि PLC की आपको मान लो सपोज वायरिंग आती है तो आपको कुछ तो आती होगी, तो बोलो सर मुझे इनपुट की वायरिंग आती है या आउटपुट की आती है या मुझे, तो आप ये मत कहना कि बिल्कुल नहीं वर्ड यूज नहीं करना। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि सेंसर कहाँ यूज होता है तो आप जवाब क्या देंगे? मुझे नहीं पता, ये नहीं देना है। आपने उसके साथ क्या देना है? सेंसर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बोलो, सर लिमिट स्विच का तो मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज किया है, बट सेंसर का नहीं पता। तो नहीं वर्ड के साथ आपने क्या करा? पॉजिटिविटी दे दी। नहीं मीन्स नेगेटिव, आप नेगेटिव ना दें कभी भी, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव के साथ पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। वो क्या करेगा? उसको कंपनसेट कर देगा। जैसे बियर ऑफसेट देते कंपनसेशन CNC में, वो क्या है? कंपनसेट करता है। इसीलिए आप कभी भी नहीं वर्ड का यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है कि कौन सा टूल चलाना है, कितनी फीड रखनी है, आप इसके बगैर रख नहीं पाएंगे। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको समझ लो कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी में ओके पीस बनाने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल है। इसी से पता चलेगा कि रफिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, फीड कितनी रखनी है, RPM कितने रखने, वो इसके आधार पर डिसाइड होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं पता। CNC वाले स्टूडेंट, PLC बराबर चल रहा हूँ मैं, दोनों के बराबर बराबर एक पॉइंट इधर ले लिया। बोलो सरफेस रफनेस, जितने भी जूनियर स्टूडेंट हैं चाहे सीनियर, सभी स्टूडेंट सरफेस रफनेस पे फोकस बराबर करेंगे। अब कहेंगे सर इसके वीडियो, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में आ जाएंगे।
तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसमें सरफेस रफनेस के साथ साथ GD एंड T। GD एंड T के जितने भी सिंबल हैं 14 सिंबल्स, पूरा आपको नॉलेज GD एंड T का होना चाहिए। अब इधर आ जाओ नंबर 4, डिजिटल इनपुट्स। डिजिटल इनपुट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सभी डिजिटल इनपुट की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें PNP सेंसर, NPN सेंसर, वो सभी आपके पास आने चाहिए। PNP, NPN, इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, फुट स्विच इत्यादि। ये सब आपको डिजिटल इनपुट्स का पता होना चाहिए। जब इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप जवाब दे सको। तो जवाब देने से पहले यू हैव टू नो अबाउट डिजिटल इनपुट्स। डिजिटल इनपुट्स जब आपको आते हैं तो रह क्या गया, उसकी वायरिंग ही तो करनी है, तो वायरिंग में वायरिंग आ जाएगी। प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग भी आप कर लोगे जब आपको पता है। इन सब की वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये दोनों आपको आनी चाहिए। डिजिटल इनपुट्स जितने भी हैं, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, सेलेक्टर स्विच, ऑटो मैनुअल स्विच, है ना, ये भी होता है ऑटो मैनुअल स्विच। ये सब आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरा है नंबर 5, डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट्स में जब भी आप रिज्यूम बनाएं, सेम कॉपी सभी बच्चे आपस में कॉपी ना करें, इसको आगे पीछे करके लें, क्योंकि अगर सेम कॉपी करोगे तो वो भी कई बार नेगेटिव हो जाती है। एक जैसी दिखाई देते हैं तो समझता है कि ये ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एग्जैक्ट फ्रेशर हैं, ये ध्यान रखना। वहाँ पे ये नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस के नाम पे आपको 6 महीने का एटलीस्ट एक्सपीरियंस शो करना है। कितने दिन का? कम से कम 6 महीने का। अब वो कहेगा कहाँ काम किया है, जैसे मान लो आप CNC का रिज्यूम बना रहे हैं, आपने काम किया है प्रेस शॉप में, अदर किसी भी अदर लाइन पे काम किया है, तो आप वो कंसीडरेशन में नहीं आएगा। आपको इसी का दिखाना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने का बेशक काम नहीं किया, और 6 महीने का आप दिखा सकते हैं। कोई भी छोटी इंडस्ट्री का दिखा दो। PLC ऑटोमेशन में अगर आप जाएंगे रिज्यूम बनाएं, तो रिज्यूम में ध्यान रखें कि एक्सपीरियंस वाला जो फैक्टर है, एक्सपीरियंस लिख देता हूं दोनों जगह, इनको आगे पीछे जहां करना है वो कर लेना, बट मैं बता देता हूं एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ ऑफ CNC, मिनिमम 6 मंथ ऑफ CNC BMC। ये एक शो करना है किसको? फ्रेशर को। अगर आप किसी दूसरी लाइन में तो भी कम से कम 6 मंथ्स का शो करें। यहाँ भी एक्सपीरियंस जो है ना, मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ सिमिलर लाइन। सिमिलर लाइन का, सिमिलर लाइन मतलब सिमिलर फील्ड का कह देता हूँ मैं। सिमिलर मतलब उसी फील्ड का, सिमिलर फील्ड का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस शो करना है। रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग करना है तो छोटी कंपनी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाद में बड़ी आप चेंज कर लो। आता है नंबर 6, तो मैं एक्सपीरियंस को हटा दूँ, अभी इसकी ज़रूरत। अब मैं आगे 5 नंबर लेता हूँ, एक्सपीरियंस तो लास्ट में आएगा, है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है टॉलरेंस आपने बतानी है, सरफेस रफनेस है, GD&T है। GD&T के बाद फिर आपका आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ऑल टाइप्स। ऑफसेट की ज़रूरत क्या है, ऑफसेट क्यों देते हैं, इसकी पूरी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफसेट्स ऑल टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, कम से कम आपको OD ID टर्निंग इंसर्ट डेजिग्नेशन, टर्निंग इंसर्ट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब
जैसे TNMG, इसका क्या मतलब है, इसको डेजिग्नेशन कहते हैं। ODID टर्निंग इंसर्ट डेजिग्नेशन। और नंबर 7 OD टूल होल्डर, OD टूल होल्डर डेजिग्नेशन। और नंबर 8 ID टूल होल्डर डेजिग्नेशन। ODID टूल होल्डर का डेजिग्नेशन आपको, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इन्हीं पॉइंटों में जाएगा और इन्हीं में आप आराम से एंजॉय करना, आप ही के पॉइंटों को कवर करेगा और आराम से आप इन पॉइंटों को लेके एंजॉय कर सकते हैं। आराम से आपको पॉइंटों में रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे बताने में। और नंबर 9 जॉ सेटिंग। और नंबर 10 रनआउट और ओवलिटी, रनआउट एंड ओवलिटी। ये 10 पॉइंट्स हैं रनआउट ओवलिटी की। जॉ सेटिंग आपको आनी चाहिए, रनआउट ओवलिटी ये आपको क्लियर 10 पॉइंट्स। आगे मैं इधर बताता हूँ, आगे के फिल लूँगा। यहाँ पे डिजिटल आउटपुट्स में जितने भी डिजिटल आउटपुट हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद BFD। अब PLC होती है तो PLC का सिग्नल कहाँ जाता है, BFD को, भाई कहीं तो जाएगा। BFD और सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आइडिया हो कि सॉफ्ट स्टार्टर का क्या काम है। तो BFD में क्या होता है, स्पीड कंट्रोल भी मिलता है, सॉफ्ट स्टार्टर स्टार्टिंग का काम करता है। नंबर 7 DOL स्टार्ट डेल्टा और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, ये हमारा कवर होना चाहिए। मतलब DOL स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को हमें जानना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, इसका पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। नंबर 8 हमें जो होना चाहिए वो PLC कम्युनिकेशन। और नंबर 9 हाइड्रोलिक सिलेंडर, रिवर्स और फॉरवर्ड चलाना हमको आना चाहिए, जिससे बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि PLC कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन केबल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन में क्या आएगा, कम्युनिकेशन केबल एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये हमको आना चाहिए। कम्युनिकेशन केबल और प्रोटोकॉल ये ज़रूरी है, कौन सी केबल यूज होती है और कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इसका पूर्ण ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोलिक सिलेंडर को आगे पीछे करने का हमको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ नंबर 10 PLC पैनल वायरिंग। PLC पैनल की वायरिंग भी हमको आनी चाहिए। PLC पैनल में जितनी भी आइटम्स लगती हैं उसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। इतना नॉलेज तो आपके रिज्यूम का बेसिक नॉलेज है, ये तो दोनों तरह का। तो क्लासेस चलती हैं, क्लासों में, और इसीलिए मुझे पता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फीसों को हमने कम रखा हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा फीस रखी नहीं। CNC BMC 4000 रुपये, बता और क्या चाहिए। PLC BFD PLC HMI SCADA 5000 रुपये, कोई बहुत ज़्यादा फीस है। इसके साथ और एडिशनल लेते हो तो ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। AutoCAD डेल कैम चाहिए, वो मस्ट होता है, तो वो तो अभी इसमें डाला भी नहीं, वो अगले रिज्यूम बनाएंगे उसमें डालेंगे। अभी इसमें तो हम इतना ही रखते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो CNC में अब आता है, CNC प्रोग्रामिंग में हमको क्या क्या और आना चाहिए। अब आ गया प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आता है पॉइंट नंबर 11 टर्निंग, ODID टर्निंग। अब ये प्रोग्रामिंग आ गई, CNC प्रोग्रामिंग। अब क्या आ गया, CNC प्रोग्रामिंग ऑफ
OD ID टर्निंग और ग्रूविंग और टेपर टर्निंग रेडियस की भी नॉलेज ये प्रोग्राम में डाल देंगे भाई। CNC प्रोग्रामिंग में OD/ID टर्निंग की कर लेते हैं, ग्रूविंग की कर लेते हैं, टेपर टर्निंग की कर लेते हैं, रेडियस की और थ्रेडिंग और ड्रिलिंग। ये इतना प्रोग्रामिंग में आप लिख देंगे कि भाई हमें प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग हमको आती है। ध्यान रहे जो लिखोगे वो ढंग से आना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, C14 B14 तक कवर किया है तो आप केवल सिंपल प्रोग्रामिंग लिख देना। CNC प्रोग्रामिंग में OD/ID टर्निंग का लिख देना और फेसिंग रह गया फेसिंग। तो ये मेनली ऑपरेशंस हैं CNC के भाई, आपको इतना आना चाहिए। नंबर 12 ये नंबर 12 पॉइंट इसका मेजरिंग वर्नियर, माइक्रोमीटर, अबोर गेज, हाइट गेज। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेजेज में आते हैं। मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गेजेज लिख दूं फिर आपको पता चले क्या क्या है। मैंने नाम ही लिख दिए, वर्नियर, माइक्रोमीटर, बोर गेज, हाइट गेज। और इसमें कोई बेसिक पॉइंट ऐसा हो जो आपको मेरी नज़र में नहीं है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, 7 ऑपरेटिंग मोड इनका पता होना। CNC मेन पार्ट्स, CNC मेन पार्ट है तो छोटा, लेकिन कई बार यही गड़बड़ आ जाता है कि भाई मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या है। 14 6 मेन फंक्शन और 15 7 ऑपरेटिंग मोड। 7 ऑपरेटिंग मोड का आपको पता होना चाहिए। ये आप 15 पॉइंट्स इनके हैं, करीब 10-11 पॉइंट PLC के बेसिक। तो रिज्यूम में इतना मस्ट है, इससे नीचे तो बात ही मत करो। अगर इतना नहीं आता है तो आप ना आगे बात ना करें। एडिशनल में आ जाएगा आपका, हाँ 2 पन्ने में ऐसा ना शॉर्ट में करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट शो करने, देखो GD&T टॉलरेंस ये तो डालनी है। अब है मैक्रो प्रोग्रामिंग, अब BMC का तो नाम ही नहीं आया, ये तो कैड कैम का नाम नहीं आया। मैक्रो प्रोग्रामिंग, क्वालिटी कंट्रोल, BMC प्रोग्रामिंग, कैड, AutoCAD, डेल कैम, इनका भी बेसिक नॉलेज डाल दो कि भाई इनका भी है। रिज्यूम में डालो जितना है। तो डेल कैम कमांड हो गई, और ये मैक्रो, QC, BMC, AutoCAD, CNC मेंटेनेंस, इसका भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, ये ऐड कर दो। ये एडिशनल है जो आपने ऐड करना है, आप ऐड करो। और क्यों, तो आप ये तो बाद में और डालना है, वो और डालोगे, लेकिन वो पहले पॉइंट हैं वो ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट में करके डालना, कम से कम 2-3 पेज का रिज्यूम होना चाहिए, जिससे इंटरव्यू लेने वाला ले तो ढंग से आप बैठें, तसल्ली से इंटरव्यू दें। ठीक है, क्लियर है। PLC में सर्वो, स्टेपर, CNC मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, रेक्टिफिकेशन, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। हाँ, एक पॉइंट इनका और रहता है, 1-2 पॉइंट इसमें। PLC में आ जाओ आप, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अगला पॉइंट है PLC मशीन फॉल्ट रेक्टिफिकेशन, आपको फॉल्ट का रेक्टिफिकेशन आना चाहिए। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक मोटर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। सर्वो ड्राइव और स्टेपर, ये तो एडिशनल है। स्काडा, ये सब एडिशनल है, बट फिर भी इतना उसमें और जोड़ लो। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिक में हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, PLC मशीन फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इसके बाद एडिशनल में आ जाता है, जैसे सर्वो रह गया था ना, स्टेपर प्रोग्रामिंग, सर्वो ड्राइव प्रोग्रामिंग, स्काडा,
CNC मेंटेनेंस और आपका PLC एडवांस लैडर। ये फिर ऐसा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आगे कवर करना है, ये एडिशनल होता जाएगा, लेकिन जो बेसिक आपको बताया था वो तो मस्ट है। फिर तो भैया जैसा कहते हैं और गुड़ डालोगे तो और मीठा, और पैसा लो, और पैसा लो। ठीक है, तो मैं क्लास ओवर करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कैसे हमें पढ़ना है। तो ये जो मेथड है जो बताया है, ये रिज्यूम बनाने का मेथड नहीं है। रिज्यूम बनाने के लिए तैयार क्या करना है, रिज्यूम का मतलब है कि ये हमारा सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है जो हमको कवर करना है। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा एक अनुभव वो आपको मिलता रहे, एक्सपीरियंस आपको थोड़ा मिलेगा। अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आगे ग्रोथ करनी है तो ज़्यादा पढ़ाई तो करनी पड़ती है, ज़्यादा नॉलेज भी होता है, ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।